छात्रों, कक्षा 8 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र का, इनके प्रैक्टिस सेट का आप पूरी तरह से अभ्यास कर लें। ये आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चनों को ढूंढकर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न इसका आता है, हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज जो है 3 रंगों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, ध्वज के बीच में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ध्वज के बीच के चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो निरंतर हमें पथ पर चलने को अग्रसर करता है। अगला है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, आप मतदान क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि आप इसमें लिखेंगे, हम मतदान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आयु अभी 18 वर्ष पूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला प्रश्न इसमें आता है, वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो वायुसेना अध्यक्ष को कहते हैं एयर मार्शल। एयर वायु होती है, इसलिए एयर मार्शल ऐसे याद रखेंगे। और थल सेना अध्यक्ष को कहेंगे जनरल, और वायुसेना अध्यक्ष को जल सेना अध्यक्ष, जिसे नौसेना बोलते हैं, उसको कहेंगे एडमिरल। तो ये सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगला है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है वर्तमान राष्ट्रपति। जो देश का वर्तमान राष्ट्रपति होता है वही तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, मतदान में प्रयोग होने वाली मशीन का नाम? तो मतदान में प्रयोग होने वाली मशीन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक। ई से इलेक्ट्रॉनिक, बी से वोटिंग, एम से मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो है इसको EVM शॉर्टकट में कहते हैं, EVM। अगला है, राष्ट्रगीत के लेखक का नाम बताइए? तो राष्ट्रगीत के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भारत का राज चिन्ह सारनाथ में स्थित ये कहाँ से लिया गया? ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ से। इस तरह से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कुछ आपको प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधन दिए गए होंगे, तो उनमें प्राकृतिक संसाधन छांटना है। और इसमें आपसे पूछा गया नहीं लगा दिया है। तो प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो जिन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है किसी द्वारा, वो मानव निर्मित और भी संसाधन है। तो इसमें जो पूछा गया आपसे, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्रकृति है तो आपके विद्यालय जो है वो मानव निर्मित एक प्रकार का संसाधन है, उसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, व्यक्तियों द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न बनता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताओ? भारत के राष्ट्रीय पुष्प सभी बच्चों को मालूम है, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न बनता है, बाघों की संख्या घटती, भारत में बाघों की संख्या लगातार घट रही है, इसको रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। और वो परियोजना को कब शुरू किया गया था? 1973 में इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न बनता है, मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? तो मनुष्य मानव संसाधन है, ना कि प्राकृतिक है, मानव संसाधन है। अगला प्रश्न बनता है, राज चिन्ह के नीचे, यानी कि राज चिन्ह अशोक की लाट के नीचे जो है क्या लिखा रहता है? तो अशोक की लाट आप कहीं भी देख लें, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये प्रश्न होते हैं। और इसका अगला इसी में सेट आता है आपका, ये रहा। इसमें पहला प्रश्न, सारनाथ स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है इसी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता का नाम बताइए? तो रामायण के रचनाकार थे वाल्मीकि। अगला प्रश्न, महाभारत लेखक के कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक थे वेद व्यास महाभारत के लेखक थे। अगला प्रश्न आता है, निम्न में खाद्यान्न फसल का उदाहरण है? खाद्यान्न जो फसलें खाने में हम जिनका प्रयोग करते हैं वही खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है, पुल कैसा संसाधन है? पुल किसने बनाया? पुल मनुष्य ने बनाया। तो पुल मनुष्य बनाता है, तो मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया, तो मानव निर्मित संसाधन हो गया। अगला प्रश्न आता है, निम्न में कौन सी रबी की फसल है?
तो गेहूँ रबी की फसल होती है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण, इनके एक योजना के अनुसार उनका उपयोग किया जाए तो वो कहलाता है संसाधन नियोजन या संसाधन संरक्षण। इनका ठीक से संरक्षण किया जाए जिससे कि भविष्य की पीढ़ी को ये संसाधन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न बनता है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? ये कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी के बारे में ये आपसे कक्षा 10 की परीक्षा में भी ये प्रश्न प्रतिवर्ष लगातार पूछा जाता है। इस वर्ष भी आया और हर साल ये प्रश्न आता रहता है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो का से कपास, का से काली, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगला आता है, भारत में हरित क्रांति कब आई? तो भारत में हरित क्रांति 1966 और 1967 में हरित क्रांति आई थी। अगला जो गेहूं के क्षेत्र में लाई गई थी हरित क्रांति 1967-66। अगला है, निम्न में कौन सी नकदी फसल है? तो गन्ना को कैसी फसल माना गया है? गन्ना एक नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का अच्छा खासा उत्पादन होता है और गन्ना के विषय में सभी लोग जानते भी हैं। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में पूछा गया तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला इसमें प्रश्न आता है, निम्न में कौन सी जायद की फसल है? तो जितनी जो पालेज वाली फसलें होती हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये पालेज वाली जो फसलें हैं वो सब कैसी फसलें मानी गई? वो सब जायद की फसलें मानी जाती हैं, पालेज की फसलें जो होती हैं। अगला प्रश्न बनता है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो गेहूं की फसल से था। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप तैयार करें। अभी 2-4 प्रश्न और बचे हैं, वो भी प्रश्न आप तैयार कर लें। और इससे पहले जो वीडियो भेजी थी उस वीडियो को आप ठीक से तैयार कर लें, और ये दूसरी वीडियो है, इसे भी ठीक से तैयार कर लें, जिसमें आपके जो है बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। और मैंने आपके 5 पार्ट दिए गए हैं, 2 इतिहास, 2 भूगोल और 1 नागरिक शास्त्र। इन 5 पार्टों से जितने अधिकतम क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन बनाए हैं और इस पेपर में दोनों प्रैक्टिस सेटों में रख दिए गए हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों को तैयार कर लेंगे तो संभवतः आपके प्रश्न फंस ही जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। तेल कैसा होता है? पीला। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वो तिलहन से हो गई, तिलहन उत्पादन से। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत कृषि कार्य में लोग लगे थे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे? तो भारत में 54.6% लोग कृषि कार्य में लगे थे। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, चकबंदी किसे कहते हैं? देखो चकबंदी क्या है? चकबंदी सभी लोग जानते हैं, जैसे चक खेत के लिए कहते हैं, बंदी माने बांधना। तो छोटे छोटे खेतों को एक बड़े खेत में बदल देना चकबंदी कहलाता है। तो छोटे छोटे खेतों को एकत्र करना, इनके एक बड़ा खेत बना देना, तो चकबंदी कहलाता है। क्योंकि आप लोगों का बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद उनकी ज़मीन जो है कई टुकड़ों में बट गई, 4-5 हिस्सों में बट के एक खेत है, उसको किसी को 2 बीघा मिला, किसी को 1 बीघा मिला, ऐसे ज़मीन बटती चली गई। तो सरकार 20-25 वर्ष बाद एक योजना लाती है चकबंदी, उसके अंतर्गत चकों को, इनके खेतों को एकत्र किया जाता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, कहवा कैसी फसल है? तो चाय है, कहवा है, तो ये सब कैसी पेय फसलें होती हैं, पीने वाली फसलें होती हैं। तो इनका जो है पीने में इनका उपयोग किया जाता है। तो चाय कैसी फसल है? तो ये पेय फसल है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो आपके लिए हमने 2 प्रैक्टिस सेटों में बना के भेज दिए। प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट एक में ही बना दिए हैं। और पेपर देने के बाद आप अपना पेपर का जो है चेक करना, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये पाठों से ही सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो उनसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन बचना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।